Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 4, Interlocutory, Incidental and Supplemental Proceedings. Let's start with synopsis first. Commissions, settlement of disputes outside court, that is alternative dispute resolution, arrest and attachment before judgment, security for cost, interim injunctions, interlocutory orders, receivers, caveat. So let's get started. सबसे पहले हम देखेंगे कमीशंस. व्हाट इज कमीशन? तो कमीशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द ब्रांच ऑफ सीपीसी. कमीशन इज लाइक अ इंस्ट्रक्शन या फिर रोल जो कि कोर्ट देता है किसी पर्सन को टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कोर्ट. यानी कि कोर्ट किसी पर्सन को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है या ऐसा कोई रोल दे रहा है कि वो पर्सन कोर्ट के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है एंड एवरीथिंग ही इज डूइंग फॉर द कोर्ट वेयर द कोर्ट रिक्वायर्स टू डिलीवर फुल एंड कंप्लीट जस्टिस. तो जो पर्सन कमीशन के जो वर्क है वो कैरी करता है उस पर्सन को बोलते हैं कोर्ट कमिश्नर. ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कमीशन को अपॉइंट करना, या तो कोर्ट खुद से अपॉइंट करेगा या आइदर एप्लीकेशन बाय अ पार्टी टू द सूट या खुद से. सो देयर आर टू वेज. सेक्शन 75 प्रोवाइड्स दैट. सेक्शन 75 बोलता है द कोर्ट कैन इशू कमीशन प्रोवाइडेड द लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल. कोर्ट कमीशन प्रोवाइड करता है प्रोवाइडेड द लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल. Therefore the court has to decide the suit can appoint the commissioner. तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि सूट अपॉइंट कर सकता है या नहीं. सेक्शन 75 बोलता है कि कमीशन कब इशू किया जाता है. तो फॉलोइंग पर्पजेस, नीचे दिए हुए पर्पस के लिए कमीशन इशू किया जाता है या कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है. टू एग्जामाइन एनी पर्सन मे बी पार्टी टू अ सूट, to make a local investigation, to examine or adjust accounts, to make a partition. Commissioner is appointed to carry out the function for which the commission is issued. तो कोर्ट क्या करेगा? या the court has the discretionary power to appoint the commissioner and such power can be exercised on the application of any of the party, या तो party application से party to the suit, okay, और sumoto मतलब कोर्ट खुद से कर सकता है बाय इटसेल्फ. सुमोटो यानी कि इटसेल्फ, खुद से. सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड कोर्ट. जब डिस्प्यूट होता है बिटवीन टू पार्टीज तो कोर्ट उस डिस्प्यूट को सेटल कर सकती है. सेटल मतलब रिजॉल्व कर सकती है या सॉल्व कर सकती है बिना कोर्ट के मदद से, दैट इज आउटसाइड कोर्ट. तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कब होता है? जब दोनों पार्टी ने एक अग्रीमेंट थ्रू अग्री किया है कि हम बिना जज के इस डिस्प्यूट को सेटल कर लेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा देती है, इन रिटर्न दूसरी पार्टी क्या करती है? केस फाइल नहीं करती है. तो बेस्ट वे कोर्ट सेटलमेंट रिकॉर्ड करने का क्या है कि पहले ही ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट में एंटर कर लो, दैट इज बोथ द पार्टी शुड एंटर इन एन अग्रीमेंट, जिसके वजह से दोनों पार्टी बाइंडिंग रहेंगे कि कल जाके कोई डिस्प्यूट होता है तो दे विल नॉट गो टू द कोर्ट और वो आउटसाइड द कोर्ट ही उस डिस्प्यूट को सेटल कर लेंगे. तो वो अग्रीमेंट को उस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है. अब जब भी अग्रीमेंट आउट ऑफ कोर्ट सेटल होता है ना तो हम उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दैट इज एडीआर. तो एडीआर का काम क्या है कि कोर्ट रूम के बाहर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट. तो फिर एडीआर में कुछ प्रोसेसेस है जहाँ पे डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन इज़ वन ऑफ द टाइप, मीडिएशन, मिनी ट्रायल्स एक्सेट्रा. ये टेक्निक्स यूज करके हम आउटसाइड द कोर्ट केस सेटल कर सकते. एनी केस जैसे कि सिविल डिस्प्यूट, कमर्शियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल या फैमिली डिस्प्यूट. अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब ये टर्म है जहाँ पे सारे मोड्स यानी कि सारे टेक्निक्स जहाँ हम आउटसाइड कोर्ट सेटल कर सकते हैं वो सारे टेक्निक्स को एक कॉमन वर्ड है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ अनसेटल्ड जस्टिस ADR method has been developed in answer thereof. ये लेस ऑफिशियल है, मतलब कोर्ट इज द ऑफिशियल प्रोसेस, तो ADR इज लेस ऑफिशियल, लेस एक्सपेंसिव क्योंकि कोर्ट में सूट फाइल करने में खर्चा भी हो जाता है, ऑल्सो टाइम भी बहुत जाता है, तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है देन यूजुअल ट्रायल. यूजुअल ट्रायल मतलब जो हम कोर्ट में ट्रायल लेते हैं. तो ये यहाँ पे क्या होता है, पार्टीज को एक इनोवेटिव सोल्यूशन मिलता है जहाँ उनका टाइम पैसा सब बच रहा है. अब दिया है टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट
रिजोल्यूशन। तो पहला टाइप है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जो आर्बिट्रेशन का जो रिजल्ट है ना वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। इसको ऐसे हम अज्यूम करते हैं जैसे कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया या कोई आउटकम दिया है, वैसे ही आर्बिट्रेशन में जो आउटकम आता है ना उसका उतना ही वैल्यू है। एंड इट डज नॉट रिक्वायर रिकोर्स टू द कोर्ट, फिर कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं। इट इज़ अ कॉन्सेंशुअल प्रोसेस इन द सेंस दैट इट विल ओनली अप्लाई इफ द पार्टीज अग्री इट शुड। कंसिलिएशन, कंसिलिएशन भी एक एडीआर का टाइप है जहाँ पे पार्टीज क्या करती है, डिस्प्यूट होने पे कंसिलिएटर का यूज़ करती है, जहाँ पे कंसिलिएटर एक एक पार्टी को इंडिविजुअली मिलता है और उनके डिफरेंसेस समझता है। मीडिएशन में क्या होता है, मीडिएटर होता है। मीडिएटर एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी है जिसका ऑब्जेक्टिव है दोनों पार्टीज को अपने डिस्प्यूट सॉल्व करने में हेल्प करना। तो यहाँ पे मीडिएटर का फंक्शन क्या है कि वो दोनों पार्टीज को सुनेगा और उनके डिस्प्यूट सॉल्व करने में उनकी हेल्प करेगा। वो उन रिकॉर्ड करेगा उनके डिस्प्यूट्स को एंड देन ही विल हेल्प द पार्टीज। अगेन अब ये मीडिएटर के स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छी से डिस्प्यूट सॉल्व कर सकता है। न्यूट्रल इवैल्यूएशन, न्यूट्रल इवैल्यूएशन में क्या होता है, एक इवैल्यूएटर यानी कि एक न्यूट्रल पर्सन होता है जहाँ पे बोथ द पार्टीज के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे उस न्यूट्रल इवैल्यूएटर के पास। फिर वो इवैल्यूएटर क्या करेगा, उस आर्ग्यूमेंट को शॉर्ट में समझेगा, ही विल रिव्यू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच पार्टी और फिर एक असेसमेंट देगा। ही विल ऑफर एन असेसमेंट ऑफ पॉसिबल कोर्ट आउटकम्स, पॉसिबल कोर्ट आउटकम के असेसमेंट देगा ताकि वो सेटलमेंट को प्रमोट कर सके। द इवैल्यूएटर इज स्किल्ड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट, मतलब वो एक स्किल्ड पर्सन है तो ही विल ट्राई टू सॉल्व द केस एज मच एज ही कैन। सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस, अब ये या तो कंपलसरी हो सकता है या वॉलेंटरी। यहाँ पे क्या होता है, पार्टीज उनके अटॉर्नी सब मिलते हैं, दे मीट अप विद अ जज यानी कि न्यूट्रल पर्सन कॉल्ड अ सेटलमेंट ऑफिसर, जहाँ पे वो बात करते हैं क्या क्या पॉसिबल रिजोल्यूशंस है ताकि उसमें से एक चूज करके केस या डिस्प्यूट को वो सेटल कर सके। तो दीज वे फ्यू टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। रूल 1, 2, 3, 4 ऑफ ऑर्डर 38 बात करते हैं अरेस्ट बिफोर जजमेंट की। द डिफेंडेंट में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस। अगर सूट के किसी स्टेज पे कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट का इंटेंशन है कि वो प्लेंटिफ को डिले करे, जानबूझ के वो डिले कर रहा है, वाई टू अवॉइड एनी प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या तो कोर्ट का कोई प्रोसेस अवॉइड करने या फिर डिले करने या ऑब्स्ट्रक्ट करने एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री दैट मे बी पास्ड, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब क्या, भाग जाना। वो क्या कर रहा है, ही हैज एब्सकॉन्डेड और लेफ्ट द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, या तो वो कोर्ट की लिमिट्स के बाहर चला गया है, या ही इज अबाउट टू यानी कि वो भाग जाने वाला है या कोर्ट के जो लोकल लिमिट्स है उसको छोड़ के जाने वाला है, या हैज डिस्पोज्ड ऑफ और रिमूव फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट हिज प्रॉपर्टी और एनी ऑफ द पार्ट देयर ऑफ। या फिर डिफेंडेंट क्या कर रहा है, इज अबाउट टू लीव इंडिया, या तो वो इंडिया छोड़ के जाने वाला है, अफोर्डिंग रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दैट, उसके वजह से क्या होगा, वाई इज ट्राइंग टू डू इट, ताकि वो क्या कर रहा है, प्लेंटिफ का डिले करना चाहता है, वो ऑब्स्ट्रक्शंस लाना चाहता है। रूल 2 क्या बोलता है, अगर डिफेंडेंट ऐसा कुछ कर रहा है तो उसे सिक्योरिटी ले लो। अगर डिफेंडेंट शो कॉज नहीं दे पा रहा है कोर्ट को, तो इन दैट केस कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल ऑर्डर हिम आइदर टू डिपॉजिट इन कोर्ट मनी, या तो कोर्ट बोल रहा है कि कोर्ट में पैसे जमा करो, डिपॉजिट करो, और अदर प्रॉपर्टी सफिशिएंट, कोई सफिशिएंट प्रॉपर्टी डिपॉजिट कर दो। आंसर द क्लेम अगेंस्ट हिम, ऑल्सो टू आंसर द क्लेम अगेंस्ट हिम। और तीसरा क्या बोला है, टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस के लिए सिक्योरिटी फर्निश करने एट एनी टाइम व्हेन कॉल्ड अपॉन व्हाइल द सूट इज पेंडिंग एंड अंटिल सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी डिक्री दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम। तो कोर्ट बोल रहा है या तो तुम कोई पैसा डिपॉजिट कर दो, या तो कोई प्रॉपर्टी, या फिर ऐसी सिक्योरिटी जिससे गारंटी हो कि ही विल अपीयर एट एनी टाइम व्हेनेवर ही इज कॉल्ड अपॉन बाय द कोर्ट।
एवरी श्योरिटी फॉर द अपीयरेंस ऑफ अ डिफेंडेंट शैल बाइंड हिमसेल्फ, या कोई श्योरिटी दे सकता है तो श्योरिटी विल बी बाइंड हिमसेल्फ। तो श्योरिटी क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइंड हो जा रहा है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट ताकि डिफेंडेंट अपीयर हो। अगर अपीयरेंस में कोई डिफॉल्ट है तो फिर उस केस में डिफेंडेंट को जो सम ऑफ मनी फिक्स हुआ था उस डिफेंडेंट को वो मनी पे करना पड़ेगा, मे बी ऑर्डर टू पे इन द सूट। रूल 3, प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन बाय श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज्ड। अगर श्योरिटी को कभी भी जो भी डिफेंडेंट का श्योरिटी है, अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम श्योरिटी को लगता है कि श्योरिटी अब आगे जाके डिफेंडेंट का श्योरिटी नहीं रहना चाहता है तो कोर्ट को एप्लीकेशन दे के डिस्चार्ज हो सकता है फ्रॉम दैट ऑब्लिगेशन। अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन श्योरिटी देती है तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल समन द डिफेंडेंट टू अपीयर। कोर्ट डिफेंडेंट को बोलेगा अपीयर होने के लिए, एंड इफ इट थिंक्स फिट कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कैन इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो कोर्ट फिर अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। और जब फिर डिफेंडेंट अपीयर होता है इन पर्सन्स ऑफ द समन्स और वारंट, या फिर वॉलंटरीली सरेंडर करता है, तो फिर कोर्ट उस केस में श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देता है ऑब्लिगेशन से उसके सारे, एंड शैल कॉल अपॉन द डिफेंडेंट टू फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी। फिर डिफेंडेंट को फ्रेश सिक्योरिटी ढूंढने के लिए बोला जाता है। रूल 4, प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट फेल्स टू फर्निश सिक्योरिटी और फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी। अब तो श्योरिटी भी चले गया, अब हमने क्या बोला डिफेंडेंट को कि फ्रेश सिक्योरिटी लेके आओ। और अब अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है अंडर रूल 2 और 3 जो हमने अभी देखा, एंड डिफेंडेंट इज नॉट एबल टू ब्रिंग द फ्रेश श्योरिटी या फ्रेश सिक्योरिटी, तो फिर उस केस में क्या होगा, द कोर्ट में कमिट हिम टू द सिविल प्रिजन। तो कोर्ट उस डिफेंडेंट को सिविल प्रिजन में कमिट करेगा अंटिल द डिसीजन ऑफ द सूट, और मतलब सूट के डिसीजन तक, या जब तक डिक्री पास नहीं हो जाती अगेंस्ट द डिफेंडेंट अंटिल द डिक्री हैज़ बीन सेटिस्फाइड। प्रोवाइडेड दैट इस केस में इस रूल 4 में अगर कोई पर्सन एप्लीकेबल है तो उस पर्सन को प्रिजन में ज़्यादा दिन तक डिटेन नहीं किया जा सकता, मतलब नॉट लॉन्गर देन 6 months nor for a longer period than 6 weeks when the amount or value of the subject matter suit does not exceed 50 rupees. Provided also that no person shall be detained in prison under this rule after he has complied with such order. अगर पर्सन ने ऑर्डर से कंप्लाई किया है तो फिर उस पर्सन को प्रिजन में या फिर जेल में डिटेन नहीं किया जा सकता है। रूल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 of Order 38 talks about attachment before judgment. रूल 5 क्या बात करता है, when defendant may be called upon to furnish security for production of property. फिर से वही प्रोविजन से अगर किसी पॉइंट पे कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट जानबूझ के ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहा है या एग्जीक्यूशन को डिले करना चाहता है, to delay the execution of any decree that may be passed against him, and when the person is about to dispose of his property, जब वो इंसान खुद की प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है या फिर वो उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहा है फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट विल डायरेक्ट द डिफेंडेंट, कोर्ट डिफेंडेंट को ऑर्डर देगा एक टाइम फिक्स करके कि या तो तुम कोई सिक्योरिटी फर्निश कर दो जितने भी अमाउंट का जो बोला है, या फिर टू प्रोड्यूस एंड प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड, ऐसी कोई प्रॉपर्टी दे दो ऑफ द सेम वैल्यू और ऑफ दैट पोर्शन as may be sufficient to satisfy the decree or to appear and show cause why he should not furnish security. तो यहाँ पे कोर्ट क्या बोल रहा है, तुम कोई प्रॉपर्टी या कोई सिक्योरिटी फर्निश करो, कोर्ट को सबमिट करो। The plaintiff shall, unless the court otherwise direct, specify the property required to be attached and the estimated value thereof. तो यहाँ पे plaintiff चाहे तो कोर्ट को बोल सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैच करवानी है। कोर्ट भी डायरेक्टली ऑर्डर दे सकता है कंडीशनल अटैचमेंट के लिए। इफ़ एनी ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज वेड विदाउट कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1, तो फिर वो अटैचमेंट वॉइड है। रूल 6, अटैचमेंट वेयर कॉज नॉट शोन और सिक्योरिटी नॉट फर्निश। जहाँ डिपेंडेंट फेल करता है कि उसने ही इज़ नॉट एबल टू शो कॉज की सिक्योरिटी क्यों फर्निश नहीं करनी चाहिए, या वो फेल हो जाता है सिक्योरिटी फर्निश करने में, जो भी टाइम फिक्स किया गया था कोर्ट की तरफ से
तो फिर उस केस में क्या होगा, कोर्ट में ऑर्डर दैट द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड और सच पोर्शन देयर ऑफ एज अपियर सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एनी डिग्री विच में बी पास्ट इन द सूट बी अटैच। तो फिर कोर्ट ऑर्डर देगा कि प्रॉपर्टी को अटैच करो, विच एवर प्रॉपर्टी कोर्ट थिंक्स इज सफिशिएंट प्रॉपर्टी। Where the defendant shows such cause or furnishes the required security, और जब भी डिफेंडेंट उस सिक्योरिटी को फर्निश कर देगा या प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा तो फिर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है वो अटैचमेंट को विड्रॉ करने, या कोई भी अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकता है। रूल 7 क्या बोलता है, मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट। जो भी मोड या जो मैनर प्रोवाइड किया गया है प्रॉपर्टी उसी मोड या उसी मैनर में अटैच की जाएगी। रूल 8 एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स टू प्रॉपर्टी अटैच्ड बिफोर जजमेंट। अगर कोई क्लेम है जो बोलता है कि प्रॉपर्टी इज टू बी अटैच्ड बिफोर जजमेंट, तो वो क्लेम को एडजुडिकेट किया जाएगा इन मैनर प्रोवाइडेड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स टू प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। रूल 9 रिमूवल ऑफ अटैचमेंट वेयर सिक्योरिटी फर्निश्ड और सूट डिसमिस्ड। जब सिक्योरिटी फर्निश कर दी गई है या फिर सूट डिसमिस हो गया है तो कोर्ट विल ऑर्डर कि वो अटैचमेंट को रिमूव कर दिया जाए when the defendant furnishes the security या फिर when the suit is dismissed. Rule 10 attachment before judgment not to affect rights of strangers nor bar decree holder from applying for sale. जब कोई अटैचमेंट हो रही है बिफोर एनी जजमेंट, उसके वजह से किसी पर्सन के राइट्स एग्जिस्टिंग प्रायर टू द अटैचमेंट या फिर ऑफ पर्सन्स नॉट पार्टीज टू द सूट नॉर बार एनी पर्सन होल्डिंग अ डिग्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट, तो किसी भी पर्सन के राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे who is not a party to the suit अगर वो सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी अटैच हो रही है बिफोर जजमेंट। प्रॉपर्टी अटैच्ड बिफोर जजमेंट नॉट टू बी रीअटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच की गई है बिफोर जजमेंट तो वो सेम प्रॉपर्टी फिर से रीअटैच नहीं की जा सकती इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री टू अप्लाई फॉर अ रीअटैचमेंट फॉर द प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन देके हो सकता है। रूल 12 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट अटैचेबल बिफोर जजमेंट। जजमेंट मिलने के पहले जब कोई प्रॉपर्टी अटैच करना है तो वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी या किसी एग्रीकल्चरिस्ट जिस पे काम कर रहा है वो वैसी जहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जा सकती है। रूल 13 स्मॉल कॉज कोर्ट नॉट टू अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्मॉल कॉजेज कोर्ट कभी के पास कोई पावर नहीं है कि वो ऑर्डर दे के इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करवा सके। Rule 1 and 2 of Order 25 of CPC talks about security for cost. Rule 1 when security for cost may be required from plaintiff. सूट के किसी भी स्टेज पे इफ कोर्ट थिंक्स फिट या तो खुद के मोशन से या तो डिफेंडेंट के एप्लीकेशन से कोर्ट कैन ऑर्डर प्लेंटिफ क्या ऑर्डर करेगा कि तुम सिक्योरिटी दो फॉर ऑल द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड बाय द डिफेंडेंट, provided that such an order shall be made in all cases if it appears to the court that a sole plaintiff या तो sole है या तो there are more plaintiffs are residing out of India and that such plaintiff does not possess or he does not have any property or sufficient immovable property in India। या फिर कोई plaintiff है whoever leaves India under such circumstances as to afford reasonable probability that he will not be forthcoming whenever he may be called upon, तो फिर उस केस में हम प्लेंटिफ को क्या बोलेंगे, उतना कॉस्ट तुम पे कर दो। रूल 2 इफेक्ट ऑफ फेलियर टू फर्निश सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी फर्निश नहीं की जाती है विद इन द टाइम फिक्स्ड तो कोर्ट एक और ऑर्डर करेगा और सूट को डिसमिस कर देगा अनलेस द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स आर परमिटेड टू विड्रॉ देयर फ्रॉम। अगर एक बार सूट डिसप्लीस हो गया तो फिर भी प्लेंटिफ अप्लाई कर सकते हैं सूट के डिसमिसल के ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए अगर वो प्रूव कर सकते हैं या कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि दे वर प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फर्निशिंग द सिक्योरिटी, किसी कारण की वजह से वो नहीं कर पाए विद इन द टाइम, तो फिर उस केस में कोर्ट क्या करेगा, डिसमिसल का जो ऑर्डर है वो सेट असाइड करेगा अपॉन सच टर्म्स एज टू सिक्योरिटी कॉस्ट और अदरवाइज एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट। डिसमिसल साइड में नहीं रखा जाएगा अनलेस नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। इंटरिम इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या है, ये एक प्रोहिबिटिव रिट है।
रिट मतलब क्या, एक सबॉर्डिनेट कोर्ट दूसरे कोर्ट को कोई चीज़ करने से रोक रहा है जो लॉ प्रोहिबिट करता है, या कोई भी सबॉर्डिनेटिंग पावर किसी लोअर पावर को रोक रही है कोई चीज़ करने से जो लॉ प्रोहिबिट करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोहिबिटिव रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट ऑफ इक्विटी एट द सूट ऑफ अ पार्टी कंप्लेनेंट डायरेक्टेड टू अ पार्टी डिफेंडेंट, कंप्लेनेंट से डिफेंडेंट को, और टू अ पार्टी मेड अ डिफेंडेंट फॉर दैट पर्पस फॉरबिडिंग द लैटर, दूसरे को हम रोक रहे, लैटर मतलब डिफेंडेंट को किसी एक्ट करने से, या परमिटिंग हिज सर्वेंट और एजेंट टू डू सम एक्ट which he is threatening or attempting to commit or restraining him in the continuance thereof, such act being unjust and inequitable। अगर वह एक्ट अनजस्ट और इनइक्विटेबल है तो हम डिफेंडेंट को रोक रहे हैं, डिफेंडेंट को या उसके सर्वेंट को या उसके एजेंट को ऐसा कोई एक्ट करने से जो कि इंजोरियस है प्लेंटिफ के लिए, इनजस्ट है, इनइक्विटेबल है, एंड नॉट सच एज मे बी एडिक्वेटली रिड्रेस्ड बाय एन एक्शन फिट लॉ। टेम्पररी इंजंक्शंस, दैट इज टेम्पररी इंजंक्शन या इंटरिम इंजंक्शन। टेम्पररी मतलब क्या है, किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया है एंड देन कोर्ट विल अगेन सी द मैटर। सेक्शन 94 प्रोवाइड्स फॉर सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, इट एनेबल्स द कोर्ट टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड। तो सेक्शन 94 क्या बोलता है, कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन दे सकता है इन द केस ऑफ डिसओबीडियंस कमिट the person guilty thereof to the civil prison and order that his property be attached and sold। सेक्शन 94 enable करता है कोर्ट को interlocutory orders देने के लिए whenever the court thinks it is right to do so। सेक्शन 95 क्या बोलता है, if it is found by the court that there were no sufficient grounds to grant the injunction, अगर कोर्ट को लगता है कि इंजंक्शन नहीं ग्रांट करना चाहिए, और द प्लेंटिफ इज डिफीटेड इन द सूट, या फिर प्लेंटिफ डिफीट हो गया है सूट में, तो कोर्ट में ऑर्डर रीजनेबल कंपेंसेशन टू द डिफेंडेंट ऑन हिज एप्लीकेशन क्लेमिंग सच कंपेंसेशन। तो फिर डिफेंडेंट को रीजनेबल कंपेंसेशन अवॉर्ड करता है कोर्ट। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स या इंटरिम ऑर्डर मतलब डिसीजन ऑफ द कोर्ट विच डज नॉट डील विद द फाइनलिटी ऑफ द केस, मतलब कोर्ट का ऐसा डिसीजन है बट इट इज़ नॉट द फाइनलिटी ऑफ द केस, बट जो छोटे छोटे सबऑर्डिनेट केसेस है या सबऑर्डिनेट इश्यूज है टू द मेन सूट या मेन केस, वो सारे सेटल हो जाते हैं। इट इज़ गिवन मेनली टू इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ आइदर पार्टीज आर नॉट हार्म ड्यू टू एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। रूल 6 to 10 of Order 39 mentions certain interlocutory orders which include the court's power to order the interim sale of immovable property, to order the detention, preservation or inspection of any property which is the subject matter of the such suit। सिमिलरली अगर कोई लैंड है जो गवर्नमेंट रेवेन्यू को लायबल है, या फिर द टेन्योर इज लायबल टू द सेल एंड द पार्टी इन पोजेशन नेग्लेक्ट्स टू पे द रेवेन्यू और रेंट, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है किसी दूसरे पार्टी को इन द केस ऑफ सेल ऑफ द लैंड टू पुट इमीडिएट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, पेमेंट इनटू कोर्ट, सिक्योरिटी फॉर मेंटेनिंग अ केस, टेम्पररी इंजंक्शंस, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कोर्ट रिसीवर टू कलेक्ट रेंट्स और पेमेंट्स। रिसीवर्स, रिसीवर ये एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल पर्सन है जिसको कोर्ट अपॉइंट करता है, एंड रिसीवर का काम है प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को जो कि सूट में इन्वॉल्व्ड है। तो रिसीवर एक ऑफिसर है कोर्ट का, एंड ही इज एन एक्सटेंडेड आर्म एंड हैंड ऑफ द कोर्ट, एक एंट्रस्टेड पर्सन है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीविंग डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ द सूट और मनी गिवन बाय द कोर्ट, एंड देन द पर्सन मैनेजेस सच प्रॉपर्टी और मनी जब तक कि डिक्री या ऑर्डर पास नहीं किया जाता है। जो प्रॉपर्टी या जो फंड रिसीवर को मिला है या इंटरेस्ट किया गया है, दैट इज कंसीडर टू बी कस्टोडिया लेगिस, मतलब इन द कस्टडी ऑफ द लॉ, मतलब वो लॉ के पास या कोर्ट का है, रिसीवर के पास कोई पावर नहीं है। अकॉर्डिंग टू द CPC, द कोर्ट बिफोर विच द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग कैन अपॉइंट द रिसीवर, जिस भी कोर्ट के पास प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो कोर्ट उस रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है अगर वो कोर्ट को लगता है कि रिसीवर अपॉइंट करने की ज़रूरत है। तो रिसीवर एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड टोटली डिसइंटरेस्टेड पर्सन है, उसी पर्सन को हम रिसीवर अपॉइंट करते हैं।
पर्सन का कुछ स्टेक नहीं होना चाहिए डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में, ना ही वो पार्टी टू द सूट हो सकता है, बट किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में किसी पार्टी टू द सूट को रिसीवर बनाया जाता है। अगर कोर्ट को लगता है, इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट आइदर पार्टी शुड नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी, देन इन दैट केस कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट करता है। कोर्ट रिसीवर को बिफोर और आफ्टर अ डिक्री अपॉइंट कर सकता है एंड कैन रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कमिट द सेम प्रॉपर्टी इन द कस्टडी ऑफ रिसीवर। नेक्स्ट पॉइंट है केविएट। केविएट मतलब लेट अ पर्सन बी अवेयर। लॉ में इसका मीनिंग है नोटिस गिवन आस्किंग नॉट टू एक्ट इन अ सर्टन मैनर विदाउट इन्फॉर्मिंग द पर्सन हु गेव सच नोटिस। सीपीसी में केविएट के प्रोविजंस को सेक्शन 148A में डील किया गया है। व्हेन पीपल एप्रीहेंड दैट सम केस अगेंस्ट देम इज फाइल्ड और इज अबाउट टू बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी मैनर, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, दे हैव अ राइट टू लॉज अ केविएट। केविएट कब लॉज हो सकती है, मे बी लॉज्ड इन अ फॉर्म ऑफ पिटिशन, इट इज़ लाइक अ पिटिशन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो कब लॉज किया जा सकता है, किसी ऑनगोइंग सूट या लिटिगेशन में, and in that the application is already been made or is expected to be made, or the suit is about to be instituted and in that suit an application is expected to be made। केविएट किसी भी पर्सन फाइल कर सकता है whether a party to the suit or not, as long as the person filing the caveat has the right to appear before the court in regard to the suit in question। तो केविएट थर्ड पर्सन भी फाइल कर सकता है in a manner connected to the suit in question। केविएट या नोटिस कोर्ट को दिया जाता है कि कुछ एक्शंस को ना लिया जाए, मे नॉट बी टेकन विदाउट इन्फॉर्मिंग द केविएटर, मतलब केविएटर को बिना इन्फॉर्म करे कुछ एक्शंस नहीं लिए जाए एंड दे शुड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब केविएट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, नेम ऑफ द केविएटर, एड्रेस ऑफ द केविएटर, वेयर द नोटिस वुड बी सेंड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, नेम ऑफ द कोर्ट जहाँ पे केविएट फाइल किया गया है, number of the suit and the number of the appeal applicable, brief details about suit or appeal likely to be filed, name of the probable plaintiffs or appellants and the respondent। तो ये सारी चीज़ें केविएट या नोटिस में इंक्लूड की जाती है। तो दिस वाज मॉड्यूल 4 ऑफ CPC। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें हमने देखा कमीशन, दैट इज कोर्ट कमिश्नर, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड कोर्ट, इसमें हमने कंसिलिएशन, मीडिएशन देखा एंड अदर टेक्निक्स देखे, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, इंटरिम इंजंक्शन, interlocutory orders, receivers, and lastly caveat। So I hope you understood. Thank you.